हेलो एवरीवन। आज हम ब्लड शुरू करेंगे। ब्लड जो है जिस सेक्शन में आता है इसको हम हेमेटोलॉजी बोलते हैं। और हेमेटोलॉजी है ये फिजियोलॉजी जो का है बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है। क्योंकि हेमेटोलॉजी का जो डेफिनेशन होता है अगर इसको हम बोले तो इसे बोला जाता है अ ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी डीलिंग विथ ब्लड एंड इट्स पैथोलॉजिकल कंडीशन, और वी कैन से इट एज ए ब्लड डिसऑर्डर्स। ओके। तो जैसा कि मोस्ट ऑफ द पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो हमारे बॉडी में एराइज हो रहा है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो हमारे ब्लड से ही रिलेटेड होता है। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें। और जैसा कि ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आप एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं हिमेट लैब में वो मोस्ट ऑफ दी क्या सारे के सारे इसी से होते हैं, और उसमें जो वाइवा क्वेश्चन राइज होते हैं उसके लिए हमें थियोरेटिकल नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। ब्लड ब्लड का डेफिनेशन बोला जाए, ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ये कन्फाइंड होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो इसका डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू कन्फाइंड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके। ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में उसको हम हीमोपोइसिस बोलते हैं। ओके, उसको बोलते हैं हम हीमोपोइसिस। अगेन हीमो मीन्स ब्लड, पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन, तो हीमोपोइसिस। और ये कहाँ पे होता है आपका? ये हमारे बोन मैरो सेल्स। ओके। हमारे बॉडी में जो ब्लड का अमाउंट होता है वो हमारे बॉडी का 7 to 8% कंस्टिट्यूट करता है, विच इज अप्रोक्सीमेट 5 लीटर। ओके। हम इसको जैसे कि हम पहले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि जो बॉडी फ्लूइड्स वाले लेक्चर्स में कि कैसे हम डिफरेंट फ्लूइड्स जो हमारे बॉडी है उनको कैसे मेजर करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, हम इंडिकेटर डाइल्यूशन प्रिंसिपल से मेजर कर पाते हैं। सेम इसमें भी है, ब्लड को हम इंडिकेटर डाइल्यूशन प्रिंसिपल की जगह सेम है, हम इसको रेडियोएक्टिव डाइल्यूशन टेक्निक यूज करेंगे। जैसे कि वहाँ पे इंडिकेटर यूज करते थे, कोई केमिकल डाई वगैरह होता था, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, कोई भी रेडियोएक्टिव ट्रेस एलिमेंट जो होगा उसका यूज करके हम ब्लड अमाउंट को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ब्लड सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लाज्मा का अमाउंट हम इंडिकेटर डाइल्यूशन प्रिंसिपल से कर सकते हैं, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा ब्लड का वॉल्यूम आ जाएगा। वो हम अभी करेंगे। ओके। नाउ हमारे बॉडी में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो 5 लीटर, ये कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, ये डिफर करेगा अकॉर्डिंग टू आवर एज, हमारा बॉडी का सरफेस एरिया क्या है, फिजिक कैसा है, सर्टेन फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे हैं तो वहाँ भी क्या होगा, ब्लड का अमाउंट ज़्यादा होता है। अगर हम अ, कोई जॉब कर रहे हैं जिसमें हमें लॉन्ग स्टैंड करना पड़ता है तो उस समय थोड़ा बहुत ब्लड का अमाउंट लो आता है इन नॉर्मल से। ओके, तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड का वैल्यू नॉर्मल रेंज से थोड़ा बहुत हो सकता है। तो उसमें फिजियोलॉजिकल कंडीशंस देख लेते हैं। ओके, तो क्या होगा, एल्टीट्यूड, और उसके बाद ये एज हो गया, फिजिक, हमारा फिजिक कैसा है, या बॉडी बिल्डअप बोल सकते हैं इसको, हमारा बॉडी बिल्डअप कैसा है। ओके, तो दीज आर सर्टेन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द ब्लड वॉल्यूम इन आवर बॉडी। कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी होते हैं जिसमें ब्लड का वॉल्यूम बढ़ सकता है, जैसे इसमें पॉलीसाइथेमिया हो गया। इन कंडीशंस को हम जब ब्लड सेल्स जैसे आरबीसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। यानी पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं उनका अमाउंट विगरसली बढ़ जाता है, तो उससे हमारा ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा। ओके। और पैथोलॉजिकल हो सकता है, जैसे अगर इसमें क्या करेगा, इंक्रीज करे हमारा ब्लड वॉल्यूम। और अगर शॉक हो गया, मीन्स हमारा अगर हेमरेज है,
मीन्स क्या, और हमारा ब्लड लॉस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो एक सर्टेन ओवरव्यू है ये ब्लड का कि इन कंडीशंस में फिजियोलॉजिकली बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी है सो है। अब हम ब्लड के फंक्शंस को देखते हैं, उसके बाद हम ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स को देखेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, हम क्या देखेंगे, मतलब कौन से फंक्शंस ब्लड परफॉर्म करता है, फंक्शंस। ओके, मोस्टली फंक्शन को हम 4 कैटेगरी में बांट रहे हैं। ओके, तो जो पहला फंक्शन है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अब ट्रांसपोर्टेशन में ये n नंबर ऑफ थिंग्स का ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि पहला आ गया O2 ट्रांसपोर्ट, अगेन CO2 ट्रांसपोर्ट। क्या हो गया ये, हमारे पल्मोनरी फंक्शन वेंटिलेशन में O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन में भी ये यूजफुल होता है। अगेन ये न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है ऑल थ्रू आउट द बॉडी, क्योंकि देखिए न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में कहाँ होता है, जीआईटी सिस्टम में हो रहा है, वहाँ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन तो हुआ, लेकिन ये कन्फाइंड तो नहीं होता है कि उस न्यूट्रिएंट का पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट क्या होगा वहीं पे हो सकता है कि उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट का हमारे ब्रेन में हो, तो उस न्यूट्रिएंट का ब्रेन तक पहुंचना इंपॉर्टेंट होता है। तो एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसको यूज में हम लेते हैं, ब्लड को लेंगे वहाँ पे यूज में। हार्मोन्स, वेरियस आयंस, etc, ये ट्रांसपोर्टेशन में इसके फंक्शन हो गए। अब रेगुलेशन, ब्लड किन किन चीज़ों का रेगुलेट करता है, तो ब्लड का जो रेगुलेशन है, पहला अगर हम पीएच रेगुलेशन, ब्लड में क्या होता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हेमोग्लोबिन जो है वो हाइड्रो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन आयन को अपने साथ कंबाइन करके एक बफर सिस्टम क्रिएट करता है, जिससे कि ब्लड का जो पीएच रेंज होता है वो एक बहुत ही नैरो रेंज में वेरी करता है, जिससे हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो इफिशिएंटली हो पाता है। तो कैसे करता है इसको, H प्लस एच पी माइनस का फॉर्म में समझ सकते हैं। ये क्या करता है, एक्ट एज बफर सिस्टम। ओके, बफर सिस्टम का ही मतलब होता है कि जो भी चेंज हो रहा है वो बहुत ही नैरो रेंज में वेरिएबल है। और सेकेंड है आपका रेगुलेशन में आ गया टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होता है, मतलब वो ब्लड के फ्लो को, या अगर ज़्यादा अगर हीट है तो ब्लड के फ्लो को बढ़ाकर क्या होगा, टेम्परेचर रेगुलेट करेगा। तो ब्लड के फ्लो के अमाउंट को आइदर इंक्रीज और डिक्रीज करके हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। ओके, और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो फंक्शन है प्रोटेक्शन। ब्लड में क्या पाए जाते हैं, ग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो कि हमारे इम्यूनिटी के लिए इम्यून फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगेन डिफरेंट फॉरेन जो एंटीजेंस आते हैं हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं, तो इम्यून फंक्शन प्रोवाइड करते हैं वाया डब्ल्यूबीसी और ग्लोबुलिन्स। ओके, और एक फंक्शन है चौथा कि ये स्टोरेज की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ब्लड का जब अभी कंस्टिट्यूएंट्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ब्लड में लार्ज चंक ऑफ जो इसका वॉल्यूम है वो वाटर के द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाता है, तो इट एक्ट एज स्टोरेज फॉर वाटर एंड डिफरेंट आयंस। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स भी फाइंड होते हैं, तो हम प्लाज्मा प्रोटीन्स को आप अमाइनो एसिड में ब्रेक करके डिफरेंट यूज में ले सकते हैं, या अगर हम स्टार्विंग कंडीशन में तो वहाँ भी उसको यूज करके हम प्रोटीन सिंथेसिस में यूज में ले सकते हैं। ओके, तो इन स्टार्विंग कंडीशन किसको यूज में ले सकते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स का एग्जैक्ट है
स्टोर हाउस वर्क करता है क्योंकि। और तो ये सर्टेन फंक्शन है जो ब्लड हमारे बॉडी में परफॉर्म करता है। अब हम देखेंगे ब्लड का कंस्टिट्यूएंट, ब्लड कैसे बना हुआ है। ओके, और ये इम्पोर्टेंट चार्ट है, बेसिक सा चार्ट है जो मस्ट याद होना चाहिए। ओके, तो ब्लड के कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो ब्लड में 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, पहला होता है सेलुलर कंपोनेंट और इधर होगा नॉन सेल्यूलर कंपोनेंट। ओके, जो सेलुलर कंपोनेंट होता है इनको बोला जाता है मेडिकल के टर्म्स में फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और नॉन सेलुलर कंपोनेंट जो है इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, तो 3 आते हैं। पहला आता है रेड ब्लड सेल्स, सेकेंड वन इज वाइट ब्लड सेल्स एंड दिस इज प्लेटलेट्स। ओके, तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स की कैटेगरी है। अगेन उसके बाद अगेन WBC 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट। जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ इन सब को डिटेल में देखेंगे। और एक डिफरेंट मेडिकल टर्म है जो RBC को बोला जाता है, इसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इसको ल्यूकोसाइट बोला जाता है और इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। अगेन ए ग्रेनुलोसाइट इसमें आता है आपको न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल और इसमें आएगा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये डिवीजन ऑफ ब्लड है ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, नॉन सेलुलर, फिर ये सेलुलर का पार्ट हुआ। और ये जो है 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम कंस्टिट्यूट करते हैं और ये प्लाज्मा जो है वो 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम कंस्टिट्यूट करते हैं। अगेन प्लाज्मा का डिवीजन देखें तो ये 2 डिफरेंट पार्ट में होता है। एक इसका होता है जो लिक्विड पार्ट होता है जो कि वाटर कंस्टिट्यूट करता है, सेकेंड होता है इसका सॉलिड पार्ट। ओके, जो लिक्विड पार्ट वाटर कंस्टिट्यूट करता है वो प्लाज्मा का अप्रॉक्स 90% कंस्टिट्यूट करता है। ओके, और ये सॉलिड पार्ट है, इसमें 2 डिफरेंट आयंस आ जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिड पार्ट या इनऑर्गेनिक। ओके, अब ऑर्गेनिक में क्या क्या आ जाता है, ऑर्गेनिक में इसका प्रोटीन्स ये कंस्टिट्यूट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं, लिपिड्स होते हैं। ओके, तो ये सारे पार्ट है ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक में डिफरेंट आयंस होते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ये सब सर्टेन आयंस है जो कंस्टिट्यूट करते हैं और यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। तो ये है जो ये ब्लड का कंपोनेंट के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये ब्लड का बेसिक ओवरव्यू है। अब हम प्लाज्मा को डिटेल में देखेंगे और प्लाज्मा प्रोटीन्स को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि देयर आर n नंबर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स और उनके वेरियस सारे फंक्शंस हैं। ओके, तो अभी ब्लड का ओवरव्यू में आप इतना ध्यान रखिए, बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए और ये चार्ट मस्ट याद होना चाहिए, क्योंकि हर एक लेक्चर में RBC कवर करेंगे, एक में WC प्लेटलेट्स और एक प्लाज्मा का लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये डिफरेंट पार्ट्स है। तब तक के लिए इतना ही ध्यान रखें। दैट्स ऑल, थैंक यू।